नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिविर डीके में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर सेकंड, जो कि सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 के लिए स्टार्टिंग हो चुकी है। सेकंड पेपर के लिए मैथ साइंस वाले ग्रुप के लिए तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज काफी हेल्पफुल साबित होगी। जिन्होंने पहले भी सीटेट एग्जाम दिया है वो तो जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि ऑनलाइन एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वैसे कुछ क्वेश्चन आपको आज हम इस क्लास में देने जा रहे हैं। और कंप्लीट फुल डिटेल एनालिसिस के साथ में उन प्रश्नों को थोड़ा समझने का प्रयास इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट के लिए भी हमारे और से सभी सब्जेक्ट की जो क्लास है वो रेगुलर दी जा रही है, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे सीटेट साइंस पेपर सेकंड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, वाष्पन की दर व्युत्क्रमानुपाती है, सतही क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता, वायु की चाल। देखिए ये जो शब्द है इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जल्दबाजी में पढ़ने में हम थोड़ी सी गलती इसमें कर सकते हैं। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। वाष्पन की दर जो होती है वो किसके विपरीत होती है या किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, और एक होता है समानुपाती। तो दोनों चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके इस प्रश्न को थोड़ा सा समझना है। अब देखिए वाष्पन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर उत्तर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है जो विपरीत तरीके से यहाँ पर कार्य करती है वाष्पन की दर के। तो देखिए सतही क्षेत्रफल के लिए हम बात करेंगे। तो सतही क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वाष्पन कब ज्यादा होगा, जब ज्यादा सतह मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है और कपड़े की यदि हम बात करें तो कपड़े को हम यदि इकट्ठा इस प्रकार से डाल देते हैं तो वो देरी से सूखता है, जबकि हम उसको फैला करके डालते हैं तो वो जल्दी सूखता है। दोनों स्थिति में क्या फर्क आया, यहाँ पर कपड़े को फैलाने से कपड़े का जो सतही क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ गया, और जब बढ़ गया तो वाष्पन तेजी से होगा, यानी कि वाष्पन की जो दर होगी वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी सतही क्षेत्रफल के बढ़ने से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें कैसी हो गई, ये समानुपाती हो गई, यानी इसके अनुपातिक हो गई। जैसे ये चीज बढ़ती है वैसे ये चीज बढ़ती है, या इसको बढ़ाने से ये चीज भी बढ़ती है। उसी प्रकार से हम तापमान की बात करें तो तापमान देखिए, तापमान के भी जो वाष्पन होता है वो समानुपाती ही होगा, क्योंकि यदि हम तापमान की बात करें तो ये वाष्पन के बिल्कुल उसी प्रकार से समानुपाती होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्पन ज्यादा होगा। गर्मी के दिन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठंड के दिन में देरी सूखते हैं, कारण वही है ताप का मान जो होता है गर्मी के दिन में ज्यादा होता है, वाष्पन तेजी से होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठंड के दिन में यही तापमान कम होता है, वाष्पन भी कम होगा। यानी कि दोनों एक दूसरे पर इस प्रकार से निर्भर रहेंगे कि ये बढ़ेगा तो ही मैं बढ़ूंगा और ये कम होगा तो मैं भी कम हो जाऊंगा। दोनों इस प्रकार से होते हैं तब हम उसे अनुपातिक कहते हैं या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। पर जब उल्टे चलने लग जाए कि ये बढ़ेगा तो मैं घट जाऊंगा और ये घटेगा तो मैं बढ़ जाऊंगा, तो वो चीज हमारी व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की जो कि है आर्द्रता। तो देखिए आर्द्रता ही हमारा इसमें उत्तर है, परंतु आर्द्रता क्या होगी कि जब आर्द्रता का मतलब होता है नमी, वातावरण के अंदर जो नमी की स्थिति होती है। जैसे बरसात का दिन होता है, बरसात के दिन में वातावरण में क्या होती है, आर्द्रता होती है। कपड़े जल्दी सूखेंगे, उनका वाष्पन, पानी का वाष्पन जो होगा वो तेजी से होगा या धीमा होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो आर्द्रता जो होती है ये जब ज्यादा होती है तो उस स्थिति में वाष्पन जो होता है वो यहाँ पर कम होता है, यानी कि आर्द्रता का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पन यहाँ पर कम हो जाता है, और जब आर्द्रता जो होगी कम होगी तो ये ज्यादा होगा। तो ये होता है इसका व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा। वायु की चाल के भी अनुपातिक होगा, क्योंकि अनुपातिक की यदि हम बात करें तो वायु की चाल जितनी ज्यादा होगी उसी प्रकार से पंखे में कपड़े डालेंगे, पंखे के सामने डालेंगे, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि वायु की चाल वहां पर निर्भर करेगी। तेजी से वाष्पन होने लगेगा और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक सिंपल से उदाहरण से हम इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और हमेशा हमेशा इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो है हमारा आंसर नंबर 3, ऑप्शन 3, जो कि आर्द्रता के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यदि हम बात करें वाष्पन की तो एक और प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि वाष्पन
क्या क्वथनांक से ऊपर होता है नीचे होता है? तो देखिए वाष्पन जो चीज होती है ना वो किसी भी द्रव के अंतर्गत उसके क्वथनांक से कम किसी भी ताप पर हो सकती है। यानी कि क्वथनांक से कम ताप पर जब घटना होती है, पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में आता है या गैसीय अवस्था में आता है, तब उसी घटना को हम कहते हैं वाष्पन। तो इसके लिए क्वथनांक तक जाना जरूरी नहीं है, क्वथनांक से नीचे भी ये चीज हो सकती है। और यदि इसकी निर्भरता की हम बात करें तो वाष्पन की दर निर्भर करती है सतही क्षेत्रफल पर, तापमान पर, आर्द्रता पर और वायु की चाल पर। अब आर्द्रता पर किस प्रकार से करेगी, तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती के रूप में यहाँ पर रहेगा, है ना। और बाकी तीनों चीजें बढ़ेंगी तो वाष्पन बढ़ेगा, पर आर्द्रता बढ़ाने पर घटेगा। अब देखिए यदि सतह की क्षेत्रफल बढ़ जाती है तो इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो इससे जो वाष्पन होता है उसकी दर भी बढ़ जाया करती है। जैसे हमने कपड़े का उदाहरण लिया था, तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पन उस स्थिति में बढ़ जाएगा, कमी के साथ में ये घट जाएगा। आर्द्रता जो होती है उसमें यहाँ पर यदि बात करें तो ये इसमें वाष्पन की दर कम हो जाती है, क्योंकि आर्द्रता मतलब पहले से ही वातावरण में जल की मात्रा का मौजूद होना, वही स्थिति आर्द्रता कहलाएगी। वायु की चाल के साथ भी वाष्पन की जो दर होती है वो बढ़ जाया करती है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा आता है, मानव में सिराओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर हमारा सत्य है? तो उस कथन की बात हमें इसमें करना है। कथन पहला है, ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर संपन्न रुधिर ले जाया करती है। बी है, इनकी भित्ति मोटी होती है। सी है, इनमें वॉल्व होते हैं जो रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं। और डी है, ये त्वचा के नीचे पृष्ठ पर अवस्थित होती है। तो देखिए यदि सिराओं की हम बात करें तो सिराएं जो होती है वो अशुद्ध रक्त मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थों युक्त रक्त को ले जाने का काम करती है। तो ये हम सभी जानते हैं, परंतु वो रक्त को किधर से किधर लेके जाती है? क्या हृदय से लेके जाती है या शरीर के विभिन्न जगहों से लेके जाती है, ये हमें समझना है। दूसरा है इनकी भित्ति के बारे में, क्या इनमें वाल्व होते हैं और ये त्वचा के नीचे स्थित होती है। तो यहाँ पर ABC, ACD और तीसरा है यहाँ पर BCD के रूप में। तो सही उत्तर इसमें हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, ACD के रूप में। देखिए कथन सही की बात करें तो A, C और D। अब देखिए ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड संपन्न रुधिर को ले जाया करती है। हृदय की ओर यानी कि शरीर के विभिन्न भागों से ये हृदय की ओर रक्त को ले जाती हैं और उस रक्त में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। तीसरी डी वाला कथन यहाँ पर जो है वो गलत है। इनकी भित्ति मोटी होती है तो इनकी भित्ति जो होती है पतली होती है। और इनमें वाल्व होते हैं, तो वाल्व होते हैं, कपाट पाए जाते हैं इनमें, जो रुधिर को हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित करते हैं, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ही रक्त बहता रहे, इसलिए इनमें वाल्व पाए जाते हैं। और ये त्वचा के नीचे के पृष्ठ पर अवस्थित होती है, यानी कि ज्यादा नीचे तो नहीं, गहराई में नहीं, गहराई में धमनी होती है, थोड़ा सा त्वचा के नीचे ये हमें दिखाई देती है। अब देखिए इसके उत्तर को थोड़ा सा समझने का और भी प्रयास करते हैं, जिनसे कुछ नए प्रश्न भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो हमारा विकल्प ऑप्शन नंबर सेकंड ACD के रूप में हमारा इसमें उत्तर हो जाता है। एक बार और हम चेक कर लेते हैं ACD के रूप में। अब देखिए यदि थोड़ा सा इसको बात करें तो एक प्रश्न बन जाता है कि धमनियां और जो सिराएं होती है, मतलब सिराएं जो होती है रक्त कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है? तो विभिन्न अंगों से लेकर के ये हृदय तक जाती है। तो सिराएं सभी हिस्सों से यानी कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है। सिराएं में पतली भित्तियां होती हैं। अब ये हमने देखा था कि उसमें मोटी भित्ति दिया था, तो मोटी नहीं होती है, पतली भित्ति, जबकि धमनियों में मोटी और लोचदार भित्तियां होती हैं। सिराओं में वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल हृदय की ओर ही बहे, और ये त्वचा के नीचे के पृष्ठ पर स्थित होती है। और एक और यहाँ पर प्रश्न काफी अच्छा बन जाता है, जैसे हमने देखा कि सिराएं जो होती है उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, पर एक प्रश्न ऐसा है जो अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चीज होती है जो हमारी समझ की कमी का अनुभव हमें कराती है। तो एक सिरा ऐसी होती है जिसे हम पल्मोनरी सिरा कहते हैं, और इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, नहीं कि इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है। ये हमें ध्यान रखना है पल्मोनरी सिरा के अंतर्गत। और एक धमनी ऐसी होती है पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि तो यहाँ पर हम सिराओं और धमनियों को यहाँ पर देख सकते हैं।
नीले रंग की सराएं यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है और यहाँ पर इसका जो राइट और लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। अब देखिए फुफ्फस सिरा, पल्मोनरी सिरा की यदि हम बात करें तो उन सिराओं को कहते हैं जो फुफ्फस यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त को लेकर के उससे हृदय तक पहुंचाती है। और 4 सबसे बड़ी मुख्य फुफ्फस सिराएं होती है। दोनों फेफड़ों से 2-2 सिराएं निकल करके हृदय के बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाती है और ये फुफ्फस परिसंचरण का अंग है। तो एक प्रश्न हमारा बन जाता है, कौन सी सिरा जो होती है वो शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो वो हो जाएगी हमारी पल्मोनरी। चलिए अगला प्रश्न आता है, विषाणु के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? ये स्वतः प्रजनन कर सकते हैं, ये कोशिकाओं से पोषण प्राप्त कर सकते हैं, इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है, या फिर डी है ये मृत पदार्थ के अपक्षय में मदद करते हैं। तो देखिए विषाणु के संबंध में हमें बात करना है और सत्य कथन को इसमें देखना है। तो सत्य कथन यहाँ पर हमारा कौन सा इसमें रहेगा? तो सत्य कथन की यदि हम बात करें इसमें तो देखिए स्वतः प्रजनन नहीं कर सकते क्योंकि इनको चाहिए कोशिका और वही इनके पास में होती नहीं है। तो ये पर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें सही है। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है, ये कोशिकीय संरचना भी नहीं होती और ये मृत पदार्थों के अपक्षय में मदद करते हैं। तो इनको मृत पदार्थों से कोई लेने देना नहीं होता है, उनका अपक्षय यानी कि अपघटन ये नहीं किया करते हैं। अब देखिए इसमें हमारा बी वाला और सी वाला जो है वो इसमें दोनों सही है और बी सी के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बन जाता है, जो कि होगा बी और सी के बारे में। अब और भी नए प्रश्न इसी प्रश्न से रिलेटेड क्या बन सकते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर 3 बी सी उत्तर हो जाएगा। नए प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं, विषाणु शब्द का क्या मतलब होता है? तो विषाणु हम बोलते हैं विष युक्त अणु या विषाक्त अणु या विषाक्त कण भी हम कह सकते हैं। तो विषाणु शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम से ही पता चल रहा है, विष युक्त अणु या कण होता है। लैटिन में वायरस शब्द का अर्थ जो होता है वो भी जहर होता है। अंग्रेजी शब्द है वायरस हमारा और इसका मतलब भी जहर होता है। विषाणु की संरचना को एक देखें तो एक नॉर्मल सा चित्र यहाँ पर दिया है। इस प्रकार के विषाणु की संरचना होती है। कई प्रकार के विषाणु होते हैं, सबकी संरचनाएं अलग अलग हो सकती है, केवल यही कोई स्पेसिफिक नहीं है। एक और हमारा प्रश्न बनता है इसी टॉपिक से, विषाणु जो होते हैं ये सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है। अब देखिए क्यों इनको कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ते हैं। मतलब विषाणु जो है एक तरीके से निर्जीव की तरह भी व्यवहार करते हैं और एक तरह से सजीव की तरह व्यवहार भी कर सकते हैं। तो इनको ये स्पष्ट वैज्ञानिक ही नहीं कर पाए हैं कि इनको सजीव में रखा जाए या निर्जीव में रखा जाए, तो दोनों तरह का नेचर ये दिखा देते हैं। अब देखिए कैसे दिखाते हैं। तो विषाणु जो होते हैं अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, इनमें कोशिका का अभाव है, केवल ये जीवित कोशिकाओं में ही वंश में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे ही ये हमारे संपर्क में आएंगे हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएंगे और फिर ये जीवित बन जाएंगे, वहां पर जनन कर सकते हैं, अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नए विषाणु को ये पैदा कर सकते हैं। इनकी बात करें तो इनमें नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन जो होता है वो देखने को मिलता है, नाभिकीय अम्ल इनमें पाया जाता है। शरीर के बाहर तो ये मृत के समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर ये जिंदा हो जाते हैं। अब देखिए कोई चीज एक मरी हुई मृत समान है बाहर और अंदर जाने पर वो जिंदा हो जाती है, तो मतलब दोनों टाइप का नेचर इनमें देखने को मिल जाता है। तो सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि हम देखें तो जो विषाणु होते हैं एक बार जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं तो ये कोशिका के आरएनए और डीएनए की आनुवांशिक संरचना को अपनी आनुवांशिक सूचना से बदल देते हैं, यानी कि संक्रमित कर देंगे और संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस के तहत ये अपनी संख्या जो है वो जीवों के अंदर, पौधों के अंदर, जंतुओं के अंदर बढ़ाते रहते हैं। विषाणु के यदि प्रकार की बात करें तो इनकी परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, पादप, जंतु और जीवाणु भोजी विषाणु। ये भी एक विषाणु का प्रकार ही है। तो इस प्रकार के ये होते हैं। और भी कुछ नए प्रश्न, जैसे विषाणु जो होते हैं, सबसे पहला खोजा गया विषाणु कौन सा था? TMV, जिसे टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से जानते हैं, और ये पहला खोजा गया विषाणु था। अब देखिए प्रश्न में हमारे विकल्प में एक मृत जीवी की बात भी इसमें की गई थी, यानी कि जीवाणु को मृत जीवी के रूप में बताया था इस विकल्प में। तो ये गलत क्यों है? तो देखिए मृत जीवी पदार्थ तो वे पदार्थ होते हैं या वे जीव होते हैं जो दूसरे सड़े गले मृत चीजों पर निर्भर करते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इसके उदाहरण कवक, जीवाणु आदि देखने को मिल सकते हैं। तो जीवाणु इस श्रेणी में आ जाते हैं पर विषाणु इसमें नहीं आते हैं।
अगला हमारा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन से जल जनित जीवाणु रोग है। अब देखिए, जल जनित जीवाणु रोग ये चीज है, जल से होने वाला रोग, अब और वो भी हमारा जीवाणु से संबंधित रोग होना चाहिए। मलेरिया हैजा, टाइफाइड पीलिया, मलेरिया पीलिया या टाइफाइड हैजा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर 4, टाइफाइड और हैजा। ये जल जनित रोग तो है ही, पर ये जीवाणु जनित भी रोग है। अब इनके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर उत्तर तो बन जाएगा हमारा टाइफाइड हैजा। बैक्टीरिया से हैजा, टाइफाइड और भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, डर्मेटोटाइटिस, पैचिस जैसी जल जनित बीमारियां देखने को मिलती है। और भी बीमारियां होती है, पर यहाँ पर सिर्फ इतने के ही नाम में यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए, हैजा की यदि हम बात करें तो हैजा जो होता है, इससे होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बीमारी, जैसे हैजा जो होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है इसे विब्रियो कोलेरी के नाम से जानते हैं। और विब्रियो कोलेरी जो है हैजा फैलाने वाला एक बैक्टीरिया होता है, और इसी के कारण से ये होने वाला तीव्र संक्रमण कहलाता है। अब बात करें हम यहाँ पर टाइफाइड को, जिसे आंत्र ज्वर के नाम से भी जानते हैं। और टाइफाइड जो होता है ये एक प्रकार का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, जो कि साल्मोनेला टाइफी के कारण से होता है। यानी कि इनके जो बैक्टीरिया है, इनका नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों के आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और टाइफाइड होने पर हमें बुखार, डायरिया, उल्टी आदि मुख्य रूप से इसके लक्षण के रूप में देखने को मिलते हैं। और भी कुछ ऐसे जीवाणु जनित रोग होते हैं, जैसे कि आंत्र ज्वर हो जाए, तपेदिक हो गया, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि भी जीवाणु से होने वाले कुछ रोग होते हैं। और कोड़ या कुष्ठ कहते हैं, निमोनिया आदि ये भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा अनुकूलन जलीय पौधों की जल पर तैरते रहने में सहायता करता है। पौधों के तनों में बड़े छिद्रों का होना, पत्तियों पर मोम की परत, फीते जैसी पत्तियां, पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र। अब देखिए, जलीय पौधों की जल में तैरते रहने में सहायता करना। अब देखिए, पत्तियों पर मोम की परत, तो जलीय पौधों की पत्तियों पर मोम की परत भी होती है, पर तैरने में कौन सी चीज मदद करती है वो हमें देखना है। जलीय पौधों का ऐसा अनुकूलन जो कि उन्हें तैरने में सहायता करता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें हमारा जो सही उत्तर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर 1, पौधों के तनों में बड़े छिद्रों का होना। यानी कि उनके जो तने होते हैं, जिनमें जो ऊतक हुआ करते हैं, उन ऊतकों के मध्य वायु कोश होते हैं, जिससे पौधे को वो तैरने में मदद करते हैं। और भी कुछ इनकी विशेषताएं हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, पौधों के तने में बड़े छिद्र का होना, ये इनकी विशेषता है। और इस प्रकार की विशेषता जो होती है, पौधे में वातावरण रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। और जलीय पौधे जो होते हैं, जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। कुछ जलीय पौधे जैसे समुद्री शैवाल आदि कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे जलीय पौधे होते हैं। और जलीय पौधों में विशेषताओं की बात करें तो इन जलीय पौधों के अंदर एक प्रकार का ऊतक होता है। पौधों में एरेनकाइमा ऊतक होता है, जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। और एरेनकाइमा एक प्रकार का एक विशेष प्रकार, जिसे हम पैरेनकाइमा ऊतक भी कहते हैं। और ये एक स्पंजी होता है, जैसे स्पंज होता है जिसमें जगह जगह बीच में छिद्र होते हैं, उसी प्रकार का ये ऊतक होता है। और ऊतक बनाने के लिए कोशिकाओं के बीच बड़े बड़े वायु स्थान मौजूद होते हैं, और जो कि पौधे को तैरने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ये वायु कोश जो है इनके बीच में देख सकते हैं। अब एक और बात यदि हम करें तो जलीय पौधे जो होते हैं, इनकी पत्तियां किस प्रकार की होती। पौधों में जल की तेज धारा का सामना करने के लिए पतले रिबन के आकार के इनके पतले पत्ते होते हैं। अब जरूरी नहीं कि कुछ पौधे ऐसी भी होते हैं जिनकी पत्तियां थोड़ी सी चौड़ी होती है, बड़ी हो सकती है, परंतु ये ज्यादातर पौधों में पतले रिबन के समान होते हैं। पत्तियों और तनों में मोमी परत के साथ में लेपित किया जाता है, कि मोम की परत भी होती है। और ये भी एक प्रकार का इनका अनुकूलन है। पर चूंकि हमारा प्रश्न यहाँ पर तैरने से संबंधित था, तो वो होगा हमारा ऊतक। अगला प्रश्न आता है, सुश्री वैष्णवी छात्रों में समझ विकसित करना चाहती है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अब देखिए, शिक्षिका यहाँ पर चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा होती है, ये बच्चों को सिखाने का प्रयास करती है। तो कौन सा क्रियाकलाप बेहतर होगा। काफी सरल सा प्रश्न है, हम ध्यान से समझेंगे तो उत्तर हमें आसानी से निकल आएगा। अलग अलग चुंबकों के दो सजातीय ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा सजातीय ध्रुवों के मध्य। बच्चों को उतनी समझ इसमें विकसित नहीं होगी कि ज्यादा कहां पर है। एक लोहे की कील को चुंबक के पास लाना और जांच करना कि कीलें ध्रुवों के पास अधिक आकर्षित होती है, चुंबक के मध्य भाग में अधिक आकर्षित होती है, यानी कि कहां पर अधिक आकर्षित होती है ये हम देख पाएंगे।
और तीसरा है लोहे की बार पर स्टील के तार लपेट करके तार में बिजली प्रवाहित करना। चौथा है लोहे के चूरे से भरे डिब्बे में चुंबक की बार को रखना। तो बिल्कुल यहाँ पर लोहे से भरे चूरे के डिब्बे में चुंबक की बार को रखना है, यानी चुंबक को रख देना। जो लोहे का बुरा भरा हुआ है, चूरा बुरा भरा हुआ है एक डिब्बे में, और उसमें हम जब चुंबक को रखेंगे, चुंबक हमारी क्षण चुंबक होना चाहिए, दंड चुंबक क्षण चुंबक के रूप में वो होना चाहिए, गोल चुंबक नहीं होना चाहिए। तो जब हम क्षण चुंबक को इस प्रकार से इसमें रखेंगे तो हम देखते हैं कि उसके दोनों सिरों पर जो लोहे का चूरा है वो ज्यादा रूप से जड़ जाता है, चिपक जाता है, और उसी से ये पता लग जाता है इस क्रियाकलाप से। तो यहाँ पर देखिए लोहे के चूरे से भरे डिब्बे में चुंबक की बार को रखना। लोहे के चूरे में जब हम चुंबक की बार को रखते हैं तो इसका उद्देश्य यहाँ पर इस प्रकार से हो सकता है। जब हमने चुंबक को लिया, डिब्बे को लिया, उसमें लोहे के चूरे को एकत्रित किया और चुंबक को डिब्बे में डाल दिया। जब हम देखते हैं तो बच्चे भी ये चीज को देखेंगे तो चुंबक के ध्रुव से अधिकतम संख्या में लोहे का चूरा जुड़ जाता है, यानी कि चिपक जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। तो बच्चों को यह अवधारणा यहाँ पर समझ में आ सकती है कि ध्रुवों जो होते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, और ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो एक दूसरे के बहुत निकट होती है। तो ये थोड़ी सी बड़ी बातें हो जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आपके छात्र अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं, और अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक संभावना है जिसका वे वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पर कक्षा 7 का जो पाठ्यक्रम है वो हमें ध्यान में होना चाहिए, और कक्षा 8 का पाठ्यक्रम ध्यान में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कौन सा उत्तर हमारा इसमें बन जाएगा। पवन के निर्मित होने और वायुदाब के बीच संबंध, तो बच्चों 7 के अंदर, कक्षा 7 के अंदर पाठ्यचर्या में ये चीज शामिल होती है नहीं होती है, ये हमें पता होना चाहिए। गर्म होने के कारण परिणाम स्वरूप हवा का विस्तार, चक्रवातों के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय, भूकंप के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय। तो देखिए उत्तर की यदि बात करें तो बच्चे जिसकी सर्वाधिक संभावना जिसका वो वर्णन नहीं कर पाएंगे तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर। और बाकी जो हैं ये कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में शामिल होने वाली चीजें हैं, और ये थोड़े से उच्च स्तर की चीजें, बेसिक जानकारी तो यहाँ पर मिल जाती है, पर ज्यादा गहरी जानकारी यहाँ पर बच्चों को इस कक्षा में नहीं हो पाएगी, यानी कि इस लेवल पर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर भूकंप के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय, अब बच्चे भूकंप के दौरान सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अधिक जानकारी, विस्तृत जानकारी कक्षा 7 की तुलना में उच्च कक्षाओं में की जाती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चे इसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुश्री अंजलि छात्रों को जल चक्र का परिचय देने से पहले उनसे घर पर एक गतिविधि करवाना चाहती है, जिससे वह अवधारणा को उससे जोड़ना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे कम उपयुक्त है? पानी को उबालकर ठंडा कर फिल्टर में डालकर पीना, और फिर से नया पानी उबालकर फिल्टर में भरना। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त गतिविधि को ढूंढ रहे हैं। अब जल चक्र जिससे बच्चों को समझ में आता है तो वो गतिविधि तो अच्छी उपयुक्त होगी, कम उपयुक्त को हमें ढूंढना है। उबलते पानी की भाप को थाली पर बर्फ की डली रखकर इकट्ठा करें। पानी से भरे बर्तनों को कुछ घंटों के लिए धूप में रखने के बाद उन्हें देखें, और सुबह नंगे पांव बगीचे में टहलने से उसको महसूस करें। तो यहाँ पर कौन सी चीज जल चक्र को दिखाती है, कौन सी नहीं दिखाती है? तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, पानी को उबालकर ठंडा कर फिल्टर में डालकर पीना और फिर से नया पानी उबालकर फिल्टर में भरना। अब इसमें जल चक्र जो है वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बाकी कुछ चीजें यहाँ पर जैसे भाप बन रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ये उड़ करके ऊपर जाएगा, फिर इसको इकट्ठा कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, इससे बूंद बन जाएगी। तो बच्चे को जल चक्र यहाँ पर समझ में आता है। और यहाँ पर पानी से भरे बर्तनों को हम धूप में रख देंगे, पानी का लेवल उसमें कम होगा, बच्चों को यहाँ पर भी वो चीज देखने को मिल जाती है। नंगे पांव टहलने पर उसकी बूंदें किस प्रकार से संग्रहित होती है, बूंद बन जाती है। तो निश्चित रूप से ये तीनों उदाहरण जो हैं ये तीनों दिखाते हैं जल चक्र को, और ये पूरी तरह से जल चक्र को यहाँ पर नहीं दिखाता है। तो यही हमारा इसमें उत्तर होगा, क्योंकि ये फर्स्ट विकल्प जो होगा वही इसमें उत्तर हो जाएगा। अब जल चक्र हम देखते हैं कि जल जैसे जमीन के अंदर रहता है, फिर तालाब में होता है, वाष्पीकरण होता है, समुद्र में रहता है, और वो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, वहां पर वाष्प संघनित होती है, बूंद बनती है, बारिश होती है। इस प्रकार से जल चक्र
को ये दिखाता रहता है। तो जल चक्र जो है ये हमारे वायुमंडल के भीतर जल की निरंतर गति को दर्शाने वाली एक प्रणाली होती है, जिसमें कई अलग अलग प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिसमें जैसे कि वाष्पन होता है, संघनन होता है और बारिश और बर्फ के रूप में उसकी वापसी भी होती है, जो कि पृथ्वी पर अवक्षेपित भी हो जाता है। इस प्रकार से जल को उबालना, ठंडा करना, फिल्टर में डालना और फिल्टर से नियमित रूप से पानी पीना इससे सबसे कम उपयुक्त यहाँ पर होगा, क्योंकि इससे छात्र ना तो वाष्पीकरण सीख पाएंगे, संघनन सीख पाएंगे, ना ही अवसादन जैसे जल चक्र की प्रक्रियाओं को बच्चे इसमें नहीं समझ पाएंगे। अगला हमारा प्रश्न आता है, कच्चा आलू रक्त स्थान की उपस्थिति परीक्षण के लिए एक आदर्श नमूना है। विटामिन B12, प्रोटीन, विटामिन C, स्टार्च। तो देखिए, कच्चे आलू के अंदर जो मौजूदगी होती है वो होती है स्टार्च की, और स्टार्च जो होता है हमारे और भी अन्य खाद्य पदार्थों में देखने को मिलता है। तो स्टार्च जो होता है हमारे अन्य खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि रोटी के अंदर पाया जाता है, आलू के अंदर पाया जाता है, चावल के अंदर पाया जाता है, आदि चीजों में ये देखने को मिलता है। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न काफी महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है कि भाई स्टार्च या का परीक्षण जो है हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, स्टार्च का परीक्षण करने से संबंधित हम आलू के टुकड़े को एक साफ पैटेड डिश के अंदर प्लेट में रखेंगे और ड्रॉपर की सहायता से आलू के टुकड़े पर हम आयोडीन की 2-3 बूंदे डालेंगे और रंग में परिवर्तन को नोट करेंगे, अपना प्रेक्षण दर्ज करेंगे। आलू पर यदि नीला काला रंग दिखाई देता है तो ये आयोडीन जो है यहाँ पर स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाएगा, यानी कि आयोडीन का परीक्षण जो है स्टार्च के परीक्षण के लिए प्रयोग में होता है और उसमें रंग का प्रेक्षण जो है काला नीला रंग दिखाई देता है। तो ये भी एक प्रश्न हमारा बनता है, कैसे हम करेंगे, किस प्रकार का रंग दिखाई देगा, काफी प्रश्न बनता है इसमें और अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। अब देखिए, निगमनात्मक तर्क विकसित करना और सबसे उपयुक्त प्रश्न को देखना है जिसमें बच्चों में निगमनात्मक तर्क विकसित हो। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, धमनी और सिराओं के बीच क्या अंतर है, और सिराओं में डीऑक्सीजनेटेड रक्त प्रवाहित होता है, क्या महाधमनी एक सिरा है, और जाइलम और पौधे पानी की पाइप और घर, इन दोनों जोड़ों में से क्या समान है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सिराओं में डीऑक्सीजनेटेड रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। क्या महाधमनी एक सिरा है, तो जो हमने बात की थी उस प्रश्न में सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंतर्गत सेकेंड वाले क्वेश्चन में धमनी और सिराओं के बीच में, तो एक सिरा शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, एक धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। तो वही महाधमनी, जिसे फोकस महाधमनी, पल्मोनरी महाधमनी भी कहा जाता है। क्या वो एक सिरा है, तो बच्चे सिराओं को जानते हैं, है ना। अब इसके थोड़े आगे के डिटेल की बात करें तो देखिए, बच्चे यहाँ पर सिराओं के बारे में जानते हैं कि सिराएं जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। अब यहाँ पर निगमनात्मक तर्क की बात आती है, तो देखिए इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक बच्चों को समस्या हल करने के लिए कुछ सूत्र, सिद्धांत, सामान्यीकरण का उपयोग करते हैं और छात्र सामान्य चीजों से विशेष की ओर चलते हैं। तो बच्चे को पता है कि सिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। अब विशेष बात इसमें क्या आ जाती है, क्या महाधमनी सिरा है, तो बच्चे अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं, या फिर हम कहें तो स्थापित सूत्रों से प्रयोग के द्वारा अनुमान का विश्लेषण यहाँ पर बच्चे करते हैं। बच्चे पहले सामान्यीकरण बनाएंगे, जैसे बच्चे जानते हैं कि सिराएं जो होती है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, फिर छात्र यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने लगते हैं। अब बच्चे पहले से जानते हैं कि सिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, इसलिए वे आसानी से तय कर सकते हैं कि महाधमनी अपने कार्य के आधार पर एक सिरा है या नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों को पहले एक नियम सामान्यीकरण मिलता है और फिर उदाहरण के माध्यम से वो समझते हैं। तो यहाँ पर यही कथन हमारे लिए सबसे उपयुक्त इसमें रहेगा। आगे चलते हैं, परछाई किस प्रकार बनती है। इस अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन यहाँ पर हो सकता है। एक पेरिस्कोप, एक सूची छिद्र कैमरा, धूप घड़ी, जलती हुई मोमबत्ती। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है एक धूप घड़ी। परछाई किस प्रकार से बनती है, इसके लिए पेश करने के लिए हम सबसे उपयुक्त संसाधन के रूप में से प्रयोग में ला सकते हैं। अब देखिए, धूप घड़ी जो होती है, इससे क्या होता है, समय का निर्धारक उपकरण भी इसको माना जाता है। जो सूर्य की किरणों के संपर्क में आने वाली वस्तु की छाया
की स्थिति से दिन के समय को इंगित यहाँ पर करता है। कैसे इंगित करता है? जैसे जैसे दिन बढ़ता है, पूरे आकाश में घूमता है सूर्य, वैसे वस्तु की परछाई चलती है और समय बीतने का संकेत देती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण एक चित्र के रूप से हम देख सकते हैं। ये एक आकार घड़ी का बना दिया है, एक वस्तु को यहाँ पर इस प्रकार से बीच में सेंटर में लगा दिया है और सूर्य की किरणें जैसे पड़ती है, इसकी छाया यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इधर इसमें इसकी छाया देखने को मिलती है और छाया की लंबाई अलग अलग आकार में, सूर्य की स्थिति के आकार में छाया अलग अलग जगहों पर अलग अलग आकार में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर परछाई के माध्यम से बच्चे इस अवधारणा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये एक अच्छा यहाँ पर उदाहरण होगा। और यदि हम बात करें तो परछाई कैसे बनती है, तो देखिए परछाई जो होती है तब बनती है जब सूर्य के प्रकाश के किरणों के बीच में जब कोई अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो ये प्रकाश पुंजों को गुजरने से रोक देता है और उसके बदले में पीछे की साइड में उसकी परछाई बनती है। अब परछाई किस रंग की बनेगी, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पर परछाई हमेशा काली देखने को मिलती है। चलिए, तो इसका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों में वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। मिट्टी की विभिन्न किस्मों पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुस्त्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी। यहाँ पर छात्रों को उनके आवास के आसपास अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के लिए कहना, छात्रों को खेत में पौधारोपण करने के लिए कहना, खेत में मिट्टी खोदने की और उसके बाद की परतों को अलग करने के लिए कहना और फसल उत्पादन में मिट्टी की विभिन्न परतों के महत्व को दर्शाता वीडियो दिखाना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें हमारा सही उत्तर जो हो जाता है, खेत में मिट्टी खोदने के बाद उसकी परतों को अलग अलग करने के लिए कहना। ये यहाँ पर सबसे अच्छी हुक गतिविधि यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखिए हुक गतिविधि का मतलब यहाँ पर क्या होगा। तो यदि हम देखें तो छात्रों में मिट्टी खोदने के बाद बच्चे जब उसकी मिट्टी की परतों को अलग करने के लिए शिक्षिका कहती है तो बच्चे यहाँ पर मिट्टी की परिच्छेदिका यानी कि मिट्टी के जो अलग अलग स्तर हैं उनको प्रस्तुत कर सकती है और सबसे अच्छी हुक गतिविधि यहाँ पर रहेगी। क्योंकि जब बच्चों को खेत में लेके जाए या मिट्टी खोदने की अनुमति देंगे तो सबसे पहले पहचानते हैं मिट्टी में कई परतें होती है। ऊपर की मिट्टी नरम, ऊपर की मिट्टी की तरह नरम नहीं है, अलग अलग लेवल यहाँ पर उसको देखने को मिलते हैं। फिर मिट्टी, बंजरी, पत्थर आदि को अलग निर्देशित करने का निर्देश दिया जाएगा और वे मिट्टी की पूरी परतों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो अवधारणा है बच्चों में सबसे लंबे समय तक बनी रहेगी और यहाँ सबसे अच्छी हुक गतिविधि यहाँ पर रहने वाली है। तो यही हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, कक्षा के एक छात्र ने कहा बैक्टीरिया ही एकमात्र सूक्ष्म जीव है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। तो देखिए छात्र कहते हैं कि बैक्टीरिया ही एकमात्र सूक्ष्म जीव होते हैं। अब शिक्षक इस अवधारणा को कैसे गलत कर सकते हैं और सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है। शिक्षक एक कुकुरमुत्ता लाते हैं, बताते हैं कि यह कवक क्यों है। दूसरा है शिक्षक तालाब के पानी का नमूना लाते हैं और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसे ध्यान से देखने को कहते हैं। थर्ड है शिक्षक सूक्ष्मजीव से प्राप्त एक दवा लाते हैं और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसे ध्यान से देखने को कहते हैं। आगे यदि हम देखें, शिक्षक फलीदार पौधे की जड़ में मौजूद गुटिका लाते हैं और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे से ध्यान से देखने को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे सही जो होगा तो वो हो जाता है शिक्षक तालाब से पानी का नमूना लाएंगे और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे से ध्यान से देखने को कहते हैं। तो जब बच्चे यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी से तालाब के पानी को देखेंगे तो उसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है वो देखने को हमें उस पानी के अंतर्गत मिलेंगे। और बच्चे जब इस चीज को देखेंगे, समझ पाएंगे तो ये समझ जाएंगे कि सूक्ष्म जीव कई प्रकार के हो सकते हैं और अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो जैसे हम देखें तो एक सूक्ष्म जीव जीवाणु सूक्ष्म आकार का होता है और एकल कोशिकाओं का एक समूह के रूप में मौजूद हो सकता है और इसे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक आदि सूक्ष्म जीव में शामिल होते हैं, यानी कि तरह तरह के ये हो सकते हैं। और शिक्षक ने बच्चों को जब इस प्रकार के नमूने को देखने के लिए कहा तो बच्चे उसमें देख पाएंगे कि पानी में बैक्टीरिया, कवक, शैवाल जैसे कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं और ये तरह तरह के हो सकते हैं। तो बच्चों की जो गलत अवधारणा उनके मन में बनी है उसे आसानी से शिक्षक यहाँ पर दूर कर सकते हैं और ये हमारा विकल्प इसमें सही हो जाता है। आगे चलते हैं। छात्रों को रासायनिक परिवर्तन की समझ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर प्रामाणिक कार्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। ऐसा कक्ष बनाएं जिसमें लोहे की कील जंग से लगने से सुरक्षित रहती है।
समुद्री जल के खारेपन को कम करने के लिए निष्पंदन तंत्र की व्यवस्था स्थापित करें। लोहे की एक कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों को ध्यान से देखें। या रासायनिक परिवर्तन करने के लिए कम तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन कक्ष तैयार करें। तो सबसे अच्छी यहाँ पर जो चीज होगी, रासायनिक परिवर्तन की समझ बच्चों के अंदर हमें देखना है और उसका आकलन हमें करना है। तो ऐसा कक्ष बनाएं जिसमें लोहे की कील जंग लगने से सुरक्षित है। अब बच्चे जब ऐसा कक्ष बनाएंगे जिसमें जो कील है उसमें जंग नहीं लगेगा, तो बच्चे यदि हम उसमें ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं जिससे वो उसमें पानी, हवा, नमी आदि जा सकती है, तो मतलब बच्चों को उस चीज की समझ कम रहेगी। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ऐसा प्रक्रम होता है रासायनिक, जो कि जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या नए पदार्थ जो है विभिन्न पदार्थों में बदल जाया करते हैं, मतलब उनमें रासायनिक प्रक्रिया की तरह वो नए पदार्थों में बदल जाते हैं। और बच्चे जब ऐसा कक्ष बनाएंगे जिसमें लोहे की कील जंग लगने से सुरक्षित है, तो यहाँ पर छात्रों की समझ का आकलन इसके माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि जब वो ऐसा प्रयोग करके देखेंगे, उनके कक्ष को हम देखेंगे, तो छात्रों को ये पता चलता है कि लोहे में जंग क्यों लगती है, किन स्थितियों में लग सकती है, और कक्ष को बनाने के लिए भी जिन पदार्थों का उपयोग करेंगे उनकी वे रासायनिक परिवर्तनों की समझ को दर्शाएंगे। यदि छात्र ऐसा कक्ष बनाएंगे जो खुला हो, उसमें नमी की अनुमति हो, तो यहाँ पर छात्र की समझ की कमी का आकलन इसमें हो सकता है। तो ये यहाँ पर सबसे अच्छी गतिविधि एक हो सकती है। अगला हमारा प्रश्न आता है, पौधों का मादा जननांग X कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें Y मुख्यतः Y परागणों के लिए ग्रहणशील सतह है, Z में निषेचन होता है। तो X, Y, Z मुख्य रूप से क्या है? स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, बीजांड, स्त्री केसर, वर्तिका, बीजांड, पुकेसर तंतु अंडाशय, पुकेसर वर्तिका अंडाशय। तो यहाँ पर देखिए, मादा जननांग जो होता है वो तो हम जानते हैं कि स्त्री केसर कहलाता है। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसके 3 भाग हैं, जिसमें मुख्य रूप से Y जो है वो परागणों के लिए एक ग्रहणशील सतह होती है। तो देखिए, मादा जननांग का जो भाग होता है स्त्री केसर का, उसमें एक भाग होता है जो परागकणों के लिए ग्रहणशील होता है, और ग्रहणशील भाग जो होता है वो हमारा होता है वर्तिकाग्र। तो ये हो गया वर्तिकाग्र। और Z में निषेचन होगा। अब Z में निषेचन होता है तो वो यहाँ पर अंडाशय भी हो सकता है, अंडाशय के अंदर बीजांड रहते हैं, तो यहाँ पर बीजांड या अंडाशय भी हो सकता है, दोनों चीजें। अब हम सही उत्तर इसमें देखें तो देखिए, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र और बीजांड, ये तो हमारे दोनों तीनों इसमें X, Y, Z के रूप में मिल रहे हैं। इसमें देखें, स्त्री केसर वर्तिका आ गई, वर्तिकाग्र सतह होगी, पर वर्तिका उसकी लंबी एक नलीनुमा संरचना को कहते हैं, और फिर बीजांड। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया। अब इसमें पुकेसर तंतु अंडाशय, तो अंडाशय यहाँ पर था, परंतु पुकेसर तंतु ये इसमें नहीं होते हैं। पुकेसर वर्तिका अंडाशय, तो पुकेसर जहाँ गया है तो ये हमारा पुरुष जननांग होता है पौधे का। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प इसमें हमारा उत्तर हो जाता है। अब थोड़ी सी और इसमें नई बात करते हैं, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र और बीजांड, ये हमारा उत्तर होगा। पौधों में यदि हम विधियां बात करें तो लैंगिक अलैंगिक विधियों से इनमें जनन होता है, और लैंगिक विधि जिसमें परागणों का स्थानांतरण फूलों के माध्यम से होता है उसे हम लैंगिक विधि कहते हैं। अलैंगिक विधि में जिसमें नवजात बीजाणु निर्माणों, विखंडन आदि चीजें इसमें शामिल होती है। अब बात करें स्त्री केसर की, तो देखिए, स्त्री केसर को थोड़ी संरचना के साथ समझते हैं। स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग होता है और सामान्यतः ये फूल के केंद्र में स्थित होता है। इसमें 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो इसके अंदर हमें एक फूल की संरचना के अंतर्गत हम इन चीजों को आसानी से इसमें समझ पाते हैं कि ये तीनों भाग ही यहाँ पर स्त्री केसर के रूप में है, जिसमें वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। अब देखिए, ये लंबी नलिनुमा संरचनाएं हैं, तो ये नलिकाएं यहाँ पर वर्तिका कहलाती है, और इनका जो ऊपर का सिरा होता है ये वर्तिकाग्र कहलाएगा। और यहाँ फूली हुई संरचना दिख रही जो कि अंडाशय है। अंडाशय के अंदर ये हम देख रहे हैं बीजांड होते हैं, और परागकण यहीं पर आते हैं और इसमें गिरते हैं और इसमें निषेचन होता है। और यही पुकेसर हमारा जो होता है परागकोश और तंतु से मिलकर बना होता है। ये तंतु है और ये परागकोश है। तो ये पुकेसर हो गया, ये स्त्री केसर हो गया, और दोनों ही चीजें यहाँ पर हमें देखने को इसमें मिल जाती है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर इस चीज को समझ पाएंगे। और यही पुकेसर की बात करें तो ये फूल का नर प्रजनन अंग होता है। इसके 2 भाग होंगे, परागकोश और वो तंतु, ये दोनों इसमें होते हैं। तो यहाँ पर तंतु के बारे में देखा, एक डंठलनुमा संरचना होती है जो फूल के आधार को परागकोश से जोड़ती है। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इन चीज़ों से, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपके डिटेल के साथ में इन प्रश्नों पर बात आपसे की गई है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ होगा, पर उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और कुछ जो
एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिली होगी, उससे आपके नए नए क्वेश्चन भी यहाँ पर बने होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ।